अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। बिल्कुल अलग तरह की वीडियो है ये, जो ज़रूरी भी है हमारे लिए, क्योंकि आज जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे मुल्क में जो हमारे साथ खेल खेला जा रहा है, उसके लिए ज़रूरी था कि इस तरह की एक वीडियो बने। तो आज मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ और ये वीडियो हिंदी में पेश कर रहा हूँ ताकि सब लोग इसे समझ सकें। ये यहाँ आप देख रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा था अ लाइफ, एक किताब है पटेल अ लाइफ। इसमें इन्होंने लिखा है कि मैं भारत में मुसलमानों की सलामती और भले की गारंटी को तैयार हूँ। ये इनके बारे में आप जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुछ लोग अपना आइडियल मानते हैं और इनको कहा है कि ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो मैं प्रूफ के रूप में पहले ये बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने दिल्ली में भी मारकाट मची हुई थी। पटेल ने नेहरू और माउंटबेटन के साथ बैठक में कहा था, दिल्ली लाहौर बन जाए ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। पटेल ने सीधे गोली मार देने का आदेश जारी किया। उसी दिन पुरानी दिल्ली स्टेशन पर 4 हिंदू दंगाइयों को गोली मार दी गई। ये पटेल थे। अब स्वामी विवेकानंद को देखें, इन्होंने शिकागो के भाषण में कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। ये हमारे पूर्वज हैं और ये पढ़े लिखे थे जिन्होंने अपने देश के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। अब देखें कि भारत का जो संविधान है, हमारा जो आइन है, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 समता का अधिकार में अनुच्छेद 14 के साथ ही अनुच्छेद 15 जुड़ा है। इसमें कहा गया है राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। ये हमारा संविधान है जिस पर हमको नाज है। लेकिन आज देख रहे हैं कि अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इस तरह की तस्वीर आ रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जो हमारे रूह को बेचैन करने को काफ़ी हैं। पूरे मुल्क में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। हमें भी किसी न किसी रूप में एहतजाज करना चाहिए। हम भीड़ का हिस्सा न बने तो कम से कम हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे लगे कि हाँ, हम भी इसके खिलाफ हैं, क्योंकि आज किसी और पर यह हो रहा है, कल हमारी बारी आने वाली है। अगर ये लागू हुआ तो हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ मैं बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। ये लेख अबूजर नियाजी साहब का है। इन्होंने एनआरसी के बारे में कहा है कि अगर ये लागू हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे पेपर हैं जो हम देंगे तो हम पर एनआरसी, मतलब हम एनआरसी में पास कर जाएंगे। बहुत आसान पेपर हैं, बहुत मतलब मुश्किल नहीं है। हम सभी हिंदुस्तानी इसको दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं और आसानी के साथ निकल जाएंगे। तो हमको इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं बाद में आपको बताऊंगा इन पेपर के बारे में। मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये पेपर बहुत ही आसान पेपर हैं, जिसमें जो आसाम मॉडल पे जो एनआरसी हुआ था उसके हिसाब से जो बातें आ रही हैं, वहाँ कहा गया था कि 1951 से पहले का कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। 2 लिस्ट बनाई गई थी वहाँ। दूसरी लिस्ट में कहा गया था कि 25 मार्च 1971 से पहले जो आसाम में रहने वाले हैं उनको नागरिक माना जाएगा। ये 2 लिस्ट वहाँ बनाई गई थी असम मॉडल पे। हमारे यहाँ इसका अलग है, हम 1987 का डॉक्यूमेंट्स देंगे तो यही हमारे लिए काफ़ी होगा। तो अब यहाँ देखें कि लिस्ट ए में आने के लिए कौन कौन से प्रूफ देने होंगे और लिस्ट बी के लिए कौन कौन से प्रूफ देने होंगे। ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये बहुत आसान है। हम सभी हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं इसे दे सकते हैं, लेकिन देने से ही हमारे मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ देख लें, लिस्ट ए में जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स देने हैं, 25 मार्च 1971 तक इलेक्टोरल रोल कार्ड, 1951 का एनआरसी सर्टिफिकेट, किराएदारी के रिकॉर्ड या रसीद, नागरिकता प्रमाण पत्र, रेजिडेंट सर्टिफिकेट या निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बैंक और एलआईसी डॉक्यूमेंट्स, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट एवं कोर्ट ऑर्डर रिकॉर्ड या रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये सब में से कोई एक आप दे सकते हैं। अब जो लिस्ट बी में आते हैं उनके लिए क्या है, लैंड डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड यानी ज़मीन का कोई कागज़, बोर्ड, यूनिवर्सिटी यानी आपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या मास्टर कोई कंप्लीट किया है उसमें से कोई एक
उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। बैंक पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। राशन कार्ड या फिर वोटर लिस्ट में आपका नाम अगर कहीं हो तो वो भी आप दे सकते हैं। आप कहिए है कि उतना पुराना वोटर लिस्ट हमको मिलेगा कहाँ, तो ये मिल सकता है। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वो मिल सकता है। और इमारत शरिया ने भी कुछ कहा है इसके बारे में कि एनआरसी के जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो इमारत शरिया के हिसाब से क्या होगा। इमारत शरिया के बारे में जानते हैं कि वो एक इदारा है, मुसलमानों का बहुत ख़ास इदारा है और ऐसे मौके पर बहुत मुतहर्रिक रहता है ये इदारा। तो उसके हिसाब से कहा गया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा होने वाले भारतीय नागरिक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जन्म 1950 से लेकर 1987 के बीच में है तो आप भारतीय नागरिक हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे हों जिनका जन्म 1987 तक न हुआ हो, तो कोई बात नहीं है, आपके वालिदैन का तो 1987 तक हुआ होगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एनआरसी के जो होंगे ऑफिसर उनके सामने पेश करना होगा। 1987 से लेकर अब तक जो पैदा होने वाले हैं उनको सिद्ध करना होगा कि उनके माता पिता भारत के नागरिक थे, जो मैंने अभी कह दिया कि अगर आपकी पैदाइश मान लिया 2004 में है तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे और साथ ही साथ उसमें जो फादर्स नेम होगा तो फादर्स नेम जो फादर्स नेम होंगे उनका सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे। या सर्टिफिकेट ना भी हो सकता है कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएं मैट्रिक का और अपने फादर की ज़मीन का कार्ड दिखा दें। तो इस तरह आप बिल्कुल आसानी के साथ इसमें निकल सकते हैं। लेकिन घूम फिर कर बात वही होती है कि आपको बताना ही होगा कि आपके पूर्वज 1950 से पहले भारत में रहते थे और वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना होगा। यानी आपके दादा परदादा नाना आपके जो भी रिश्तेदार हैं इस तरह के, वो भारत के रहने वाले थे। सबसे खास बात जो इसमें यह होती है कि इसमें स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। मोहम्मद को कुछ लोग MD लिखते हैं, कुछ लोग MOHD लिखते हैं, कुछ लोग MUHAMMAD लिखते हैं। तो इससे आपका डॉक्यूमेंट्स कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। मान लें कि आपके फादर्स नेम में मोहम्मद लिखा हुआ है तो फादर का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें भी उनका नाम सेम स्पेलिंग में होना चाहिए। अगर एनआरसी की नागरिकता सिद्ध न हुई तो क्या होता है? तो अगर एनआरसी की नागरिकता सिद्ध नहीं होती है तो या तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसा कि असम में देखा गया था, और कुछ लोगों को जेल में भी भेज दिया जाता है। कुछ लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। डिटेंशन सेंटर बहुत ही खतरनाक जगह है जहां जेल के हिसाब से बहुत ही कम सहूलतें हैं। जेल में खाना पानी का तो इंतज़ाम होता है, लेकिन डिटेंशन सेंटर पे ऐसा कुछ इंतज़ाम नहीं होता है। पता नहीं कब खाना आए कब पानी आए, यानी बहुत ही खतरनाक जगह होती है वो। तो यहाँ ये बात तो हुई, तो इसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? तो मैं फिर एक बार बता दूं कि अगर आपकी पैदाइश 2004, 2005 या 2009 में है, मैं करेंट कह रहा हूँ कि वो बच्चे जो पैदा हुए हों 2009 में, जैसे मैट्रिक वाले बच्चे हैं, मैं उनको ले रहा हूँ, उनको टारगेट बना रहा हूँ कि 2007 में अगर कहीं आप पैदा हों या 9 में पैदा हुए हों तो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में फादर्स नेम लिखा होगा। वही फादर्स नेम, वही नाम का आपके जो अब्बू हैं उनका डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब उनका जो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, हो सकता है वो पढ़े लिखे हों तो उनकी सर्टिफिकेट चलेगी, नहीं तो उस ज़माने का जो इलेक्शन कार्ड होगा उसमें उनका नाम होगा। वहाँ चेक करवा सकते हैं आप, पूरा रिकॉर्ड ब्लॉक में मौजूद होता है। और उसके बाद भी मतलब उसमें चेक करें, 14 डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई एक में बिल्कुल नाम होना ही है। उसके बाद उनके फादर्स नेम में उनके फादर यानी आपके दादा का नाम होगा। तो फिर दादा के नाम से क्या है, तो कोई ना कोई ज़मीन होगी रजिस्ट्री की हुई। हो सकता है ज़मीन आपने बेच दिया हो, ये मैं क्लियर बता दूं, हो सकता है ज़मीन आपने बेच दिया हो। इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़मीन आप भूल गए हों वो नंबर, इससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो याद होगा कि आपकी ज़मीन कौन सी थी। ये तो आप बता ही सकते हैं कि ये पोखर के किनारे जो ज़मीन है ये मेरी ज़मीन थी। तो आप उस ज़मीन को याद कर लें और नक्शे में वही ज़मीन को उठाकर आप जो जहाँ से ज़मीन के जो कागजात निकलते हैं
वहाँ जाके उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिए, शुरू से आखिर तक का। पैसा तो खर्च होगा लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपका निकल सकता है। तो जब आप निकाल लेंगे तो आपके दादा परदादा जो भी दादा होते हैं, पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ मिल जाएगा। इसलिए हमको इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। अब मैं काम पर आता हूँ कि अगर हमने डॉक्यूमेंट्स जमा किया, इसका मतलब कि हमने अपने संविधान को नहीं माना। मैंने पहले ही कहा था कि अपने संविधान में लिखा हुआ है कि यहाँ जात के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जबकि इस कानून में भेदभाव हो रहा है। और आप जानते हैं कि कानून बनाने वाला या कानून तोड़ने वाला दोनों की सोच क्या होती है। कानून बनाने वाले ने बड़ी मेहनत से कानून बनाया था और हम उस कानून को तोड़ दें। क्या हम भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या मौलाना आज़ाद, भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को हम तोड़ दें? ये सरासर कानून के खिलाफ है। तो कानून के खिलाफ है तो हम ये काम कभी नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हुकूमत कुछ भी करे। ये भी जान लें कि अगर डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर देते हैं तो क्या आने वाले दौर में हमको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करना होगा। जब आप एक बार एनआरसी का डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, हो सकता है सरकार इससे भी खतरनाक कोई कानून लेकर आए। फिर वो डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए मतलब वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होगा ही नहीं। तब क्या करेंगे? याद रखें 500 साल पुरानी जो अपनी मस्जिद थी, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हुए भी आपको वो मस्जिद नहीं मिली। फिर ये छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद क्या आपका मसला सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। इसलिए इस बात को आप समझें, बारीकी से समझें। तो आगे क्या करना है कि आज आप देख ही रहे हैं कि हमारे सपोर्ट में हमारे हिंदू भाई भी खड़े हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो संविधान को मानते हैं, संविधान को जानते हैं। वो चाहे हिंदू भाई हों, चाहे सिख भाई हों, वो सभी हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात नहीं है। साथ ही अमेरिका और रूस जैसा बड़ा देश भी हमारे सपोर्ट में खड़ा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं। तो ऐसे में अगर हम खामोश हो जाते हैं तो क्या ये हमारी बुज़दिली नहीं होगी? इसलिए समझिए अपने आप को, वक्त निकालिए। अगर इस तरह का कहीं पर कोई मुजाहरा हो रहा हो तो अपने जाड़े को मत देखिए, ठंडी को मत देखिए, घर से बाहर निकलिए, उस मुजाहरा में शामिल हो जाइए। यकीन मानिए, अगर आप उस मुजाहरे में शामिल नहीं होते हैं या आप कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आने वाले दौर में आपको कायर के रूप में समझा जाएगा। और आप जैसे लोगों से ही, हम जैसे लोगों से ही हमारी कौम बदनाम होती है। ऐसा न हो कि हम भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाएं। अपने आप को समझिए, अपने बुजुर्गों, अपने असलाफ के कारनामों को याद कीजिए। हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियाँ दी, तब ये हिंदुस्तान हमको मिला था। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो यही हमारा मुल्क है, इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।